So today we are going to begin area boundary region, and for this I'm going to share screen first, so everyone note down. It is better that everyone take the screenshot of this page. Take the screenshot of this page. Okay. Also, you have question in the group. Both, I mean, मैंने send कर दिया SF road group में. But now, देखो मैंने screen भी share किया है. ये सारे questions आज हम लोगों को करना है. Okay. So I think I don't have to share once again. Now see everyone. See, the name of the chapter we are starting is area of boundary regions. So see, we will see in this chapter how we are going to apply the concept of integration to find out the area between curves. I mean area between a curve and a line. So let us see how to find out area. ध्यान से एक बार नोट करना. पहले मैं एक बार तुम लोग को बेसिक समझा दूं कि इसमें चैप्टर में है क्या. जैसे now let us take for example. You have a curve. Let us take a curve y equal to fx. This is a curve y equal to fx. Okay. Now इस कर्व को मैंने रिप्रेजेंट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम x equal to a to x equal to b. ये y equal to fx एक कर्व है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है x equal to a से x equal to b तक. और हम लोग को एरिया निकालना है. ध्यान देना एक बार. हम लोग को एरिया निकालना है ये दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच का एरिया अंडर द कर्व एंड द एक्स एक्सिस. मतलब हम लोग को एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व ऑन एक्स एक्सिस. देखो ये एरिया जो एक्स एक्सिस और अंडर द कर्व लाई कर रहा है y इक्वल टू fx. इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो ध्यान से एक बार नोट करें कैसे नोट करें. So we are going to apply the concept of integration. So required area will be equals to. सबसे पहला चीज यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का काम क्या है ध्यान देने का. लोअर लिमिट क्या डिनोट करता है देखना एक बार. लोअर लिमिट डिनोट करता है लोअर बाउंड को, लोअर बाउंड्री को. मतलब कहां से, मतलब हम लोग को कौन से दो वर्टिकल लाइंस के बीच का हमको एरिया निकालना है. स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b. मतलब ये दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच का हमको एरिया निकालना है. तो यहाँ पे जो हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज जो रिप्रेजेंट देंगे, लोअर लिमिट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट. लोअर लिमिट में हम लोग जो पहला जो इनिशियल वर्टिकल लाइन है, ठीक है, उसका हम लोग जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन इज गोइंग टू कट एक्स एक्सिस ओनली, नॉट वाई एक्सिस. तो ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे जहां कट किया है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. मतलब वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे जहां कट किया वहां पे लोअर लिमिट में हम लोग वो वैल्यू दे देंगे. और जहां तक हमको एरिया निकालना है दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच का, तो इनिशियल और यहाँ पे फाइनल. ठीक है, ये हो गया इनिशियल और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, फाइनल. अब देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे dx. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx? dx का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है. dx का मतलब होता है x एक्सिस. जैसे यहाँ पे हम लोग एरिया किसके बीच का निकाल रहे हैं बताओ तो, x एक्सिस और एंड अंडर द कर्व. मतलब कर्व का और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल रहे हैं. बात को समझो, हम लोग कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया निकाल रहे हैं. तो x एक्सिस को हम लोग dx से डिनोट करेंगे
और अगर y एक्सिस को हम लोग लेते हैं सपोज y एक्सिस, तो dy से डिनोट करेंगे। ये चीज समझना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। तो dx का मतलब x एक्सिस से मान लो। ओके नेक्स्ट, उसके बाद अब देखो ध्यान से, हमको जो एरिया निकालना है वो किस शेड के नीचे लाई कर, मतलब शेड कौन सा है। जैसे हम कहीं बैठते हैं तो उसके ऊपर शेड होता है, तो मान लो तुम लोग यहाँ बैठा है, इस रीजन के अंदर बैठा है, तो किस शेड के अंदर लाइक बैठा है। मान लो एक्स एक्सिस एक्स एज अ फ्लो, मान लो तुम उसके ऊपर बैठा है, तो ऐसे सोचो कि उसके ऊपर तुम्हारा किसका शेड है, ये कर्व का शेड है। तो ये कर्व का हमको इक्वेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। आई रिपीट, हम लोग को ये जो भी शेड होगा, जो हमको एरिया निकालना है, जिस रीजन का एरिया निकालना है, वो रीजन जिस शेड के अंदर होगा, जिस शेड के अंदर होगा वो शेड का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा अगर यहाँ पे डीएक्स होगा। तो बताओ, तो ये वाले इक्वेशन का y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, fx। ऑलराइट, तो ये हम लोग करके इससे क्या मिलेगा, हम लोग को एरिया मिल जाएगा। तो वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं। लिसन हियर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरिया बाउंडेड रीजन। कभी भी इसका एरिया नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि ओपन कर्व है, इसका एरिया कैसे नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन में क्लोज मतलब हर जगह से घिरा हुआ जो रीजन है उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। लिसन, सबसे पहला चीज तुमको वर्टिकल लाइन, लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का इनिशियल बाउंड्री एंड फाइनल बाउंड्री पता होना चाहिए। इनिशियल बाउंड्री का x intercept, and you know that if it is a vertical line obviously it will have only its x intercept, तो उसका हम लोग x intercept दे देंगे जहां पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है। लोअर पहले स्टार्टिंग जहां पे वो लोअर लिमिट, और जहां तक का निकालना है हम लोग को वो हम अपर लिमिट में दे देंगे। पहला पॉइंट घेर दिया हम लोगों ने, क्या चीज से घेर दिया, वर्टिकल लाइन से घेर दिया। तीसरा कॉपी, उसके बाद हम क्या चीज से घेरेंगे, उसके बाद हम x एक्सिस दे देंगे, x एक्सिस को dx से डिनोट कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, fx दे देंगे। तो ये तीन चीज करने के बाद, एक दो तीन चीज करने के बाद देखना पड़ेगा कि जिस रीजन का हमको एरिया निकालना है वो किस शेड के नीचे है। जो भी शेड होगा उसका इक्वेशन y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे पुट करना होगा। Is this clear to everyone? And then we are going to find out the area. Just write down the basic. There are many more, I mean, situations which I must have given you, but मैं चाहता हूँ कि पहले ये करा करके इसका मैं एक बार एप्लीकेशन बताऊँ, so that it is more clear to you, and then I'll teach you the remaining things. कि अगर मान लो horizontal line होता है तो क्या होगा, अगर ये फिगर x एक्सिस के नीचे होगा तो क्या होगा, ये सारे situations में समझाऊंगा, but पहले मैं एक बार ये बता दूं, so that it is clear. उसके बाद हम अलग अलग situations बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। फटाफट इसको कॉपी करते हैं, मैं टाइम दे रहा हूँ। Now let me give you one more situation so that it is more clear to you before starting the sums. Okay, देखो एक बार ध्यान से, तुम लोग अपने आप से एक बार पहले सोचो। तुम लोग, I mean answer anything, I'll just ask question. तुम लोग एक बार खुद से सोच के बताओ मुझे। Let me first draw the figure. X equals to A, x equals to B. Then I'm going to ask you कि ये वाले रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। इस शेड का नाम है y equal to fx। ना मैं एक चीज तुम लोग से, मेरा क्वेश्चन है, listen carefully, think and then answer. It is very important to just note down what I am saying, but then to analyze and then note down कि क्या मैं बोल रहा हूं। तो ध्यान से एक बार नोट करो। एक बात बताओ, सपोज मैंने ये फिगर को प्लॉट करना स्टार्ट किया, ये वाले फिगर को, तो मैं जरूर प्लॉट करूंगा इस फिगर को प्लॉट करने के लिए। देखो लाइन में तो क्या होता है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और इंडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन को लीनियर पाथ पे हम लोग स्ट्रेच कर दें तो हमको लाइन का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। बट कर्व में ऐसा नहीं है, समझ में आया? तो कर्व का नेचर हर एक इंटरवल्स में अलग अलग होता है। तो एक बात बताओ मुझे तुमको, अगर मान लो मैं सपोज ये कर्व को प्लॉट करना चालू किया,
तो x इक्वल टू a का वैल्यू जब मैं यहाँ पुट किया और x इक्वल टू b का वैल्यू और उसके बीच में बहुत सारा वैल्यूज मैंने पुट किया टू ड्रॉ दिस कर्व कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x here which I have represented is negative or positive? Positive. And the corresponding value of y which you obtain by putting these values of x starting from x equal to a to till x equals to b will be positive or negative? Positive. How do you know this? So, yes, because you know that all the points on the curve is, I mean, इतना भी छोड़ो तो clearly first quadrant lie कर रहा है. तो first quadrant lie कर रहा है तो यहाँ पे किसी भी x का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा पॉजिटिव है. अगर मैं इस इंटरवल को मैं स्ट्रेच करके लेफ्ट में भी लेके आ जाऊं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी लेके आ जाऊं, तो भी पता है ये प्लस हो या माइनस हो एक्स का वैल्यू, पता है कॉरेस्पॉन्डिंग वाई क्या होगा, प्लस ही होगा. अगर ये कर्व ऊपर लाई कर रहा है, किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, मतलब अब देखो एक बार यहाँ पे सोचो, यहाँ पे अगर हम एक्स का वैल्यू प्लस ए से प्लस बी तक के बीच में कुछ भी पुट करें, यहाँ पे to get the corresponding value of y to obtain the graphical representation of y equal to fx, can you tell me what is the corresponding value of y we have obtained? That's why we are getting this type of figure. I mean, I repeat, what is the corresponding value of y we are getting? Then only we are getting this type of figure. Can you tell me the value of y you are getting is what, positive or negative? खुद दिमाग लगाओ, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू a to x इक्वल्स टू b, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग इज व्हाट, नेगेटिव. तभी तो ये कहाँ लाई कर रहा है, बिलो लाई कर रहा है. समझ में आया तो बात. अब देखो, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया में सीधा सा बात है, लोअर बाउंड वर्टिकल लाइन का लोअर लिमिट पे लगाना, अपर बाउंड का वर्टिकल लाइन का जो पार्ट वो अपर लिमिट पे लगाना है. dx का मतलब क्या होता है, x एक्सिस होता है, इतना तो देना ही पड़ेगा. अब बात रहा कि हमको जो एरिया निकालना है किसके अंडर का निकालना है, किसके बीच का, x एक्सिस और किस शेड के बीच का निकालना है. शेड का नाम क्या है, y इक्वल टू fx. लेकिन जब यहाँ पे हम y इक्वल टू fx देंगे, ये क्या है बताओ, तो ये y है, ये y है कि नहीं, ये y इक्वल टू fx है. अब a और b के बीच में ये जो आ रहा है, जो वैल्यू y का जो वैल्यू आ रहा है a और b के बीच में, इस बाउंड्री के बीच में, बताओ तो ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है. एक बात बताओ मुझे, एरिया कभी नेगेटिव होता है नहीं. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पूरा को मॉड्यूलस के बीच में हम इस पूरा को रखेंगे. मॉड्यूलस का मतलब बस इतना ही है कि हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में अगर आएगा तो उसको बस कन्वर्ट क्या कर देंगे. समझ में आया तो बात. एंड मॉड्यूलस का मतलब ये. ऑल्टरनेटिव क्या है मॉड्यूलस का, पढ़ा होगा तुम लोग इतना दिन से, तो जरूर तुम लोग को पता है क्या है मॉड्यूलस का ऑल्टरनेटिव. बस आगे माइनस करा, क्योंकि हमको पता है कि ये आंसर नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. और अगर तुमको एग्जाम में मान लो ये सब चीज का कंफ्यूजन हो रहा है, बेटर बी सेफ. व्हाई, बिकॉज मॉड का तो एकदम सही है, मॉड रहेगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का प्लस, तो कोई दिक्कत ही नहीं. समझ में आया, तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन. तुम यहाँ मॉड देगा तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा, क्योंकि मॉड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, तो साइन कोई भी कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा, फिर साइन कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस से कैसे मतलब. सो वो मॉड है कि प्लस ही हो जा रहा है सर, तो एंड से तो फर्क पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम मॉड लगाएंगे या हम माइनस लगाएंगे, ठीक है. और अगर वही मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमको ये चीज का कंफ्यूजन है तो तुम मॉड ही लगाओ, सबसे बेस्ट. मॉड में समझ में आया तो बात. इस केस के लिए, इस केस के लिए रॉन्ग नहीं होगा, इस केस के लिए भी रॉन्ग नहीं, दोनों केस के लिए राइट है. So I think this is clear to everyone. So we'll just see two examples where we are going to apply this particular concept. Okay. Now let's come to the topic. Now see. So I thought of explaining you all the concept of conics, because without knowing the concept of conics, you won't be able to understand this chapter properly. So that's why let me start with parabola first. पैराबोला कराना है, सर्कल्स कराना है और इलिप्स, तीन चीज, बाकी हाइपरबोला की जरूरत नहीं. तो ध्यान से देखना एक बार पैराबोला का. सबसे पहला चीज, पैराबोला में भी तुम्हारे सिलेबस में शिफ्टेड टाइप नहीं है. तो सबसे पहले y² इक्वल टू 4x. सो व्हाट इज y² इक्वल टू 4x? सो यू ऑल नो दैट इट इज अ राइट हैंडेड ओब्लिक पैराबोला.
It is a rightward opening parabola whose vertex is at the origin and focus at a comma 0. तो क्या लिखेगा तुम लोगों को बस इसमें इतना ही जानना है, एक ही लाइन जानना है, क्या बोलो तो that it is a rightward opening parabola clear, whose vertex is at the origin and symmetric about x axis. बस इतना ही जानना है, ठीक है, कि एक पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0,0 है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, बस इतना ही जानना है, और फोकस के बारे में जान जाओ बहुत बढ़िया। सर कैसे पता चला राइटवर्ड ओपनिंग है? y का पावर 2 x का पावर 1, पॉजिटिव मतलब राइटवर्ड होता है, अच्छा, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंडेड होता है। अच्छा, y square equal to minus 4ax, it is a left hand opening parabola okay, whose vertex is at the origin and symmetric about x axis. Okay. Focus at a comma 0 minus a comma 0. एंड यहाँ पे एक और चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है लेटेस्ट वेक्टर। बताओ तो लेटेस्ट वेक्टर क्या होता है? Is a line passing through the origin. It's a line segment. Length of the latest vector is a line segment. So latest vector is a line passing through the origin and in the focus and perpendicular to the axis of the parabola. ठीक है, और याद रखना इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू a। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू a हो जाएगा। समझ में आया ना? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, कहां से पास कर रहा है? a से पास कर रहा है। जैसे तुम लोगों को पता होगा कि जो लाइन 1 से पास कर रहा है, 1 से पास कर रहा है वो x इक्वल टू 1 है, 2 से जो पास कर रहा है x इक्वल टू 2 है, 3 से जो पास कर रहा है x इक्वल टू 3 है। तो जैसे अगर मुझे लाइन x इक्वल टू a से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू a हो जाएगा। तो लेटेस्ट वेक्टर जानना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे लेटेस्ट वेक्टर क्या होगा? x इक्वल टू माइनस, इसका इक्वेशन नहीं हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस। तो एक बार फटाफट इसको कॉपी कर लो, ये दो चीज। Now third and fourth form is upward and downward. X square equal to plus 4ay. It is an upward parabola. It is upward parabola whose vertex is at is at 0,0 in origin and symmetric about y-axis. Okay, this is latest vector means its equation is y equal to a. Clear everyone? Next, x square equal to minus 4a. इसका लिखो खुद से। तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, vertex at 0,0, 0, minus is the line of, I mean the the point of focus, and equation of latest vector will be y equal to minus a। और ये लिखो तो एक बार कंप्लीट करो इसको।
So here you have to write down it is a downward sloping parabola. Its vertex is at the origin and symmetric about y-axis. And you can just draw downward sloping parabola figure. Now the next is circles. Okay. So first of all, you have to know that x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square is a circle, clear, whose center is at h comma k. H comma k is the center and radius is equal to r unit. तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है h comma k और इसका रेडियस क्या है r यूनिट. ठीक है. तो अगर हम इससे देखें तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स. ओके, लिसन टू एवरीवन. x plus 2 का whole square plus y square equal to 4. Can you tell me what is the center of this circle and what is the radius of this circle? So center -2, 0. Why -2, 0? Because if you represent in the form x minus h, so I can write this as x minus of -2 का whole square. ठीक है. y minus कुछ नहीं मतलब y minus 0 का whole square equal to 4 को हम लोग 2 square लिख सकते हैं. So we find that if you compare what is the center, it's -2, 0 is the center, and what is the radius? It is equals to 2. Clear everyone? Next, x minus h. So x plus 2 को x minus और minus 2 लिखेंगे तो x minus h क्या है? हम कंपेयर करें. x minus h क्या है यहाँ पे? x minus h क्या है यहाँ पे? -2. Next. So the next is x square plus y square equals to 3. Can you tell me what is the center and the radius of the circle? सेंटर तो ओरिजिन हो गया 0,0 और उसका वो √3 हो गया रेडियस. I can write this as x minus 0 का whole square, y minus 0 का whole square equal to √3 का whole square. So what is the center of the circle? 0,0 and radius equals to how much? √3. Okay. Now next is ellipse. फटाफट ये एग्जांपल कॉपी करो और ये जनरल फॉर्म को कॉपी करो. It will be √3. Now we'll see ellipse. Third is ellipse. So you know that it is x square by a square plus y square by b square equals to 1. एक हो गया. और दूसरा ellipse है x square by b square plus y square by a square equal to 1. Let us assume that x square is greater than b square. Sorry, a square is greater than b square. So if I consider this situation, and if a square is greater than b square, just एक बार ध्यान से note करना. Just take one example to explain you all. Suppose we have x square by 36 plus y square by 9. Let's take. And in the second case, we have x square by 9 plus y square by 36 equal to 1. अगर मान लो मैं इस इलिप्स को प्लॉट करूं तो देखना एक बार ध्यान से. इस इलिप्स को प्लॉट करने के लिए मुझे जानना पड़ेगा कि ये इलिप्स x एक्सिस को कहां कट किया है. देखो x एक्सिस को जहां पे कट किया होगा वहां पे इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो अगर हम y की जगह 0 लगा देंगे, एक बार ध्यान से देखना. अगर हम y की जगह 0 लगा दें तो बताओ तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 6 प्लस माइनस 6. चेक करो, y की जगह 0 लगा दो तो 0/9 0, x स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1. तो x क्या होगा? प्लस माइनस 6 हो जाएगा. मतलब एक बार कट करेगा -6, 0, एक बार +6, 0. Similarly, if I put x equal to 0, the value of y will be plus minus 3. Now let us take this situation where we find that अगर हम यहाँ पे y की जगह 0 लगा दें तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 3. और x 0 लगा दे तो y क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 6. If I plot this,
we find that it is 0, 6, 0, -6, -3, 0 plus 3, 0. तो अब एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों को अच्छे से समझे, एक बार ध्यान से देखें, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाले इलिप्स में x स्क्वायर के डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा बड़ा है y स्क्वायर के डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर ज्यादा दूरी पे कट करेंगे कंपेयर टू y एक्सिस। समझ में है तो बात? और इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि x स्क्वायर के डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा है इन कंपैरिजन टू y स्क्वायर के डिनोमिनेटर। इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर ज्यादा दूरी पे कट कर रहे हैं कंपेयर टू x एक्सिस। मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये क्या हो गया वर्टिकल। मतलब अगर मान लो a स्क्वायर x स्क्वायर के डिनोमिनेटर में, तो बता सकते हो ये कौन सा इलिप्स है? इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और ये हो गया वर्टिकल इलिप्स। Okay, everyone covered. Now next is modulus function. See how to plot modulus function. Everyone note down. Let us say y equal to mod x. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ध्यान देना। तो सबसे पहले इसको मॉड्यूलस हटा के जो इसको इसका इक्विवेलेंट फंक्शन जो लिख लो, वो एक बार ध्यान से नोट करना चाहिए। सी सबसे पहला चीज, आई वांट योर अटेंशन है, डोंट कॉपी। सी सबसे पहले मॉड को हटाने के लिए एक बात बताओ, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जीरोस क्या है बताओ। तो मतलब किस x के वैल्यू पे वो जीरो बन जाएगा। मतलब x का कौन सा वैल्यू होगा तो जीरो बन जाएगा, जीरो। तो जीरो को बीच में लिख दो, मतलब जीरो पे ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन। अब एक बात बताओ, मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन का मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर हम जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले, जीरो से बड़ा कोई भी नंबर अगर हम यहाँ पे पुट करें, मॉड में नहीं, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है सिर्फ उसमें, तो बताओ तो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बिकॉज अगर जीरो पे ये जीरो होता है तो जीरो से बड़ा पे क्या होगा? पॉजिटिव। और जीरो से छोटा पे क्या होगा? मतलब जीरो से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे मॉड के अंदर में, मैं मॉड का बात नहीं कर रहा हूँ, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? उसका आंसर नेगेटिव। अब एक बात बताओ, ये मॉड क्या कर रहा है बताओ तो? मॉड अगर ये नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव। अब हम मॉड को हटा करके मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स। कैसे? तुम दिमाग लगाओ। अगर हम जीरो पुट करेंगे तो इसका आंसर जीरो होगा। फाइन, चलो ठीक है। अगर हम जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये मॉड के अंदर का रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव अगर होगा तो मॉड का कोई जरूरत, अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, बोल रहे हैं तुम लोग। तो अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड का कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है। अगर हम जीरो से छोटा कोई भी लेते हैं तो मॉड का जरूरत है? यस। मॉड क्या करेगा कि वो जो नेगेटिव होगा उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। अब देखो नेगेटिव मैंने दे दिया तो उससे क्या फायदा होगा? नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स भी वही काम करेगा। देखो कैसे, लेट अस टेक एनी नंबर लेस देन 0, लेट्स टेक -2, x का वैल्यू -2 है और आगे क्या है? तो व्हाट इज माइनस ऑफ -2? समझ में आया तो? और अगर माइनस हटा के इसको मॉड के अंदर रख दिए तो भी वही काम करेगा। -2 का मॉड क्या? समझ में आया तो? सो वी फाइंड दैट हम क्या कर सकते हैं, इसका बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया। मॉड के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसका जीरो से लिख दो, तो हमेशा उसका जीरो से जो बड़ा वैल्यू कोई भी नंबर राइट में देखेंगे उसका आंसर पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, मॉड हटा के बस एक्सप्रेशन को लिख देंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं चीजों को समझाने के लिए। लेट्स टेक y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अब बताओ मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका जीरोस क्या है? मतलब x के किस वैल्यू पे वो जीरो बन जाएगा? 1 पे जीरो बन जाएगा। तो 1 से बड़ा पे क्या होगा? 1 से छोटा कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ क्या है? प्लस माइनस लिख दो, मॉड हटा के बस लिख दो, दोनों एक ही है। देखो 1 पे 1 - 1 0, 1 से बड़ा कोई भी नंबर लो 2, 2 - 1 1, 1 का मॉड्यूलस 1, 2 - 1 1 into प्लस 1। 1 से छोटा कोई भी नंबर लो -2, -2 - 1 -3,
minus of minus 3 is plus 3, minus 2 minus 1 is minus 3, minus mod of minus 3 is 3, है ना? एक चीज समझ में आया? तो बात अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, if x is 0, if x is 0, this is equal to 0. If x is more than 0, then mod x is equal to plus x. And if x is less than 0, then mod x is equal to minus x. समझ में? इसको प्लॉट में बाद में करता हूँ, पहले ये वाले को कंप्लीट कर दो। तो माइनस सिक्स की जगह मॉड एक्स तो लिख सकते हैं ना? मॉड ही तो हटा के हमको लिखना है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं इसको एक बार लिख दूँ। क्या होगा इसका इक्विवेलेंट? If x is 1, this is equal to 0. If x is more than 1, x minus 1. If x is less than 1, minus x minus 1. समझ में आया तो बात? अब एक बार ये कॉपी करके यहाँ स्पेस छोड़ दो और इसको रफ में लिख दो, बिकॉज इसका आपको ग्राफ बताना है। इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या है? 0। इसके लिए टेबल बना दो, इसके लिए भी टेबल। अब क्या करना है, यहाँ पे x लिख देना, यहाँ पर x y, जैसे x का जो भी वैल्यू लेंगे मोर देन 0, जैसे 1 एंड 2, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो भी 2 आएगा। थिंक ऑफ x लेस देन 0, लेट्स टेक -2 एंड -3, माइनस ऑफ -2, समझ में? तो x की जगह -2 लगाया तो माइनस ऑफ -2 इज 2, x की जगह -3 लगाया तो माइनस ऑफ -3 इज +3। प्लॉट कर लेंगे। So हमको साइड में स्पेस ही नहीं छोड़ा। वापस बना दे। अब देखना, now see, everyone just look here first. I'm finding that you're not busy copying. So just look here, everyone. Let's start from this first, zeros. 0,0 ये हो गया। इसका हमने हमेशा फिगर या तो सीधा भी बनेगा या उल्टा भी, हमेशा याद रखो। ठीक है, ये चीज नोट करना, नोट करना। अब देखो ये हो गया वर्टेक्स का v, वर्टेक्स। अब देखो x मोर देन 0, 1,1, 2, यहां से नीचे मत चलो, इसके आगे यहाँ पे प्लॉट। ठीक है, इसके ऊपर लिख देना y इक्वल टू x, मतलब ये पोर्शन y इक्वल टू मॉड x का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? y इक्वल टू x। अब ये वाला -2,2 एंड -3,3, ये हिस्सा कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? y इक्वल टू -x। याद रखना 0, that is 0,0, say with respect to this we are going to plot this part। तो हम इसको जब प्लॉट करेंगे तो 0 से इस तरफ, मतलब 0 के नीचे ऐसे मत ड्रॉ कर देना नीचे, समझ में आया? यहां से हम राइट में, बिकॉज ये y इक्वल टू x कौन सा पार्ट है? x का वैल्यू मोर देन 0 के लिए, x का वैल्यू मोर देन 0 के लिए, और ये पोर्शन क्या है? x का वैल्यू लेस देन 0 के लिए, समझ में आया? अब तुम लोग एक काम करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका जनरली ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये वाले पार्ट। So I think everyone has represented this graphically. So now to represent it graphically, we have 1,0 for this make table. Put the value of x equals to 2 and 3. Let's take 1 and 2. Let us put the value of x equal less than 1, that is, let's take 0 and -1. So it's 1 and here we have 2.
So for 1 it is 1 comma 0, 1 comma 0 है. Then we have 2 comma 1 and 3 comma 2. इसके लिए 0 comma 1 and minus 1 comma 2. So y equal to minus 1 x minus 2. I hope it is clear to you. Yes. So see, today I will not start anything new because if you have understood the rhythm here, it means that from next day we will be starting directly sums and कुछ भी basic concept समझाने का नहीं पड़ेगा next day because graphical representation भी clear है सबका. मतलब तुम्हारे syllabus में जितना चीज है, बहुत चीज का graphical होता है, लेकिन तुम्हारे syllabus में इतना ही चीज है. तो हम लोग directly next day begin करेंगे sum से. So for that I want everyone to revise. Once again watch this video before attending next day's class so that ये सब चीज मुझे वापस से रिपीट नहीं करना पड़ेगा और प्रॉब्लम नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था मुझे नेक्स्ट डे, क्या आया था, ये माइनस क्यों हो रहा है, प्लस क्यों हो रहा है. सो मैंने बताया ना कर्व के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है. वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में नहीं बताया मैंने, बट एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में दोनों केस बता दिया. तो ये सब चीज को वापस एक बार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में देख करके एंड नेक्स्ट डे यू कैन ज्वाइन द क्लास सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर दिस चैप्टर. So thank you everyone.